तो पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत में अंतर संबंध, यही ना पढ़े थे। तो प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय, इसमें क्या क्या हुआ इसमें संक्षिप्त में थोड़ा बता दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह प्रत्यक्षता यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। तो प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि यूरोपीय देश जो है अपने साम्राज्य फैलाने के लिए जो है अपने उपनिवेशों का विस्तार करने लगे, इसलिए उनमें प्रतिस्पर्धा होने लगी और जो है इसका असर यह हुआ कि विश्व युद्ध हो गया। क्या हुआ? विश्व युद्ध हो गया कि मेरा उपनिवेश कहाँ तक फैलेगा। 1914 में प्रारंभ होने वाला। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 में। यह जो है दो गुटों में बटा हुआ था। कौन? पहला गुट था फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। कौन था? और 1917 के बाद सहयोग में बाद में अमेरिका आ गया। दूसरा गुट कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। ये 4 गुट थे। केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया। 4 वर्षों तक लड़ा गया। कितने वर्षों तक लड़ा गया प्रथम विश्व युद्ध? इस युद्ध ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व के राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर दिया। तो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति जो है इससे प्रभावित हुई। कारणों के साथ भारत का संबंध। अब ये कारण के साथ बताया कि भारत जो है इससे किस तरह से संबंधित है, ये बताना चाह रहा। प्रथम विश्व युद्ध में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयासों के क्रम में लड़ा गया। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है कब लड़ा गया? कि भारत में जो है उपनिवेश किस तरह से किस देश का बढ़ता रहे और एशिया के बाकी देशों में कैसे बढ़ता रहे, अफ्रीका में कैसे बढ़े, इसलिए उन देशों में प्रतिस्पर्धा हुई और वे लड़ पड़े। इस तरह से फलस्वरूप जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1914 में। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत से जो है बहुत ज़्यादा उसको आय होता था। किसको? इंग्लैंड को। और इसे प्रथम महायुद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना। और अंग्रेज चाहते थे कि प्रथम विश्व युद्ध के इस माहौल में भी भारत उसके हाथ से नहीं निकले, भारत उसके हाथ में बरकरार रहे। उसकी पहली प्राथमिकता थी। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रमशः एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना थी। तो यह क्या करने लगा? क्या भारतीयों को लुभाने लगा इस तरीक़ा से अच्छा भाषण देके, लेकिन असली में इसका कोई हकीकत से कोई इसका जो है लेना देना नहीं है। अतः 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके। अब यह थोड़ा सा दिखाया कि देखो आपको भी विकास करने के लिए हम ऐसा काम किए हैं कि भारत को भी हम चाहते हैं विकसित हो और उसका फायदा अंग्रेजों को भी मिले। ठीक है। प्रथम महायुद्ध के समय का भारतीय घटनाक्रम। अब प्रथम विश्व युद्ध में भारत में क्या क्या घटनाक्रम हुए उस विषय में ये बात करेगा। विश्व युद्ध के समय भारत में होने वाली तमाम घटनाएं युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों की ही देन थी। तो भारत में जो भी घटना हुआ उससे क्या हुआ? युद्ध जो हुआ उसी के चलते भारत में उस तरह का घटना हुआ। इसने भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की जिससे भारतीय राष्ट्रवाद ज़्यादा परिपक्व हुआ। तो नई जो है आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की जिससे भारत का राष्ट्रवाद, माने भारत जो है इंग्लैंड से अलग होने के लिए जो है कि हमको आज़ाद कीजिए, वो और सुदृढ़ हुआ बात। युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया। ठीक है, क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन पर भरोसा था। तो तिलक और गांधी ने क्या किया? जब अंग्रेजों से आज़ादी मांगे तो अंग्रेजों ने इन्हें क्या समझा दिया कि देखिए अभी हम युद्ध में फंसे हुए हैं, अभी कुछ दिन रुक जाइए, फिर जैसे युद्ध खत्म होगा आपको हम आज़ाद कर देंगे। तो ये बोल के क्या बोलता? तिलक और गांधी को अंग्रेज मिला लिए अपने तरफ। तो वो आश्वासन जो उनको मिला उस पर था भरोसा। युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भ्रम जो है तो टूट गया। जैसे युद्ध खत्म हुआ और आगे बढ़ा, भारतीय समझ गए कि हमको आज़ाद ये नहीं करेगा, वैसे बुद्धू बना रहा था।
रक्षा व्यय में इसका इजाफा के साथ ही भारतीयों पर कर का बोझ बढ़ाया गया। अब वो जो युद्ध जो उसको हुआ वो कहाँ से वसूलेगा? दूसरे से ही ना। युद्ध लड़ा वो, लेकिन वसूलेगा दूसरे से। तो भारतीय से और ज़्यादा कर लेने लगा, जिससे महंगाई की दर काफ़ी बढ़ गई। तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार पर स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो सरकार पर जो है वो जब समझ गए कि हमको ये आज़ाद वैसे नहीं करेगा, उल्लू बनाता है, तब वो जो है स्वराज के लिए जो है दबाव बनाना शुरू कर दिया। सन 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो जो है एनी बेसेंट और तिलक ने क्या किया? आयरलैंड से प्रेरित होकर, वहाँ आयरलैंड जो है इंग्लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? देखो नक्शा में, यूरोप का नक्शा निकालो। तो आयरलैंड जो है पहले इंग्लैंड का हिस्सा था। आयरलैंड जो है ब्रिटेन से अलग होने के लिए उसने जो है सो बहुत प्रयास किया और बाद में वो अलग भी हो गया। ठीक है। तो जो है आयरलैंड का क्या कहना था कि हम होम रूल, हमको खुद का जो है यही है आयरलैंड। देख रही है, यही आयरलैंड इंग्लैंड के बगल में, ये जो है आजाद अलग हो गया बाद में इंग्लैंड से। बंद कर दो। विकास हुआ भारत में क्रांतिकारी संगठन। युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत और विदेशी धरती दोनों जगह पर विकास हुआ। भारत में क्रांतिकारी संगठन बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब समेत संपूर्ण उत्तरी भारत तक फैल गया। वहीं अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कर दी। तो कनाडा और अमेरिका में जो भारतीय जाके बस गए थे वो वहाँ पर कौन सा पार्टी बनाए? गदर पार्टी। किसके प्रयास से? लाला हरदयाल। कब बनाए? 1913 में। तो लाला हरदयाल के प्रयास से कनाडा और अमेरिका में बसे भारतीय जो है गदर पार्टी बनाए 1913 में। आगे बढ़िए। ठीक है। स्थापित कर भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। उससे क्या हुआ? सशस्त्र क्रांति यानी हथियार से युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में ही 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई। 1916 में दो घटना हुआ। पहला क्या हुआ? कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल एक हो गए। पहले नरम दल अलग था और गरम दल अलग था। नरम दल का कहना था कि नहीं, हम नरमी से आज़ादी लेंगे, क्या बोलता है मतलब इंग्लैंड से। और गरम दल का क्या कहना था? नहीं, हम गोला बारूद के दम पर लेंगे, गर्मी को दब के नहीं, ज़बरदस्ती उसको सीना छाती ठोक के जो है हम अंग्रेज से आज़ादी लेंगे। लेकिन बाद में दो दल बंट गया था कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं है, हम जो है अच्छा से लेंगे। तो दोनों बंट गया, कहा जाइए तो आप अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। लेकिन अब फिर दोनों एक हो गया। फिर दोनों जैसे प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, इन लोगों का भ्रम टूट गया कि अंग्रेज हमको आज़ाद नहीं करेगा, और झूठ बोल के बहला दिया। खाली अपना मुसीबत का समय जो है वो निकाल लिया झूठ बोल के, बस हो गया ये आज़ाद करने वाला हमको बस। जैसे भ्रम टूटा, दोनों दल मिल गए आपस में। कब? 1916 में। ठीक है। कब मिले नरम दल गरम दल? 1916 में। दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साझा राजनीतिक आंदोलन चलने को लेकर समझौता हुआ। दूसरा बात 1916 में क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है राजनीतिक आंदोलन चलने का समझौता हो गया कि नहीं, हम लड़ेंगे तो, लेकिन पहले अंग्रेज को भगाएंगे। कोई दिक्कत भाई? चलो आगे। युद्ध काल में ही भारतीय राजनीति के रंगमंच पर महात्मा गांधी का उत्कर्ष उनके द्वारा संचालित 3 सफल सत्याग्रहों, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन के बाद हुआ। तो ये चारों आंदोलन के बाद जो है महात्मा गांधी जो है उभर कर सामने आ गए। पूरा देश उनको जानने लगा कि ऐसा एक महात्मा है जो कि महात्मा गांधी हैं, और ये इतना बढ़िया से जो है अंग्रेजों से जो है भारत को आज़ाद कराने के लिए इस तरह से प्रयासरत हैं। तो लोग उनके साथ जुड़ने लगे, उनके आचरण को देख के। किसको देख के? अब चलो, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा? महायुद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। पहले तो कीमतें बढ़ी, पहले जो है महंगाई बढ़ गई, सब चीज़ का जो है दाम बढ़ गया। फिर आर्थिक गतिविधियां मंद होने लगी और व्यापार धंधा भी बंद होने लगा, जिससे नगरों में रहने वाले लोग शिक्षित भारतीय लगातार बेरोजगार होने लगे। तो जो लोग नगर में रहते थे वे बेरोजगार हो गए। इसका प्रभाव पड़ा भारतीयों पर। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने मजदूरों, दस्तकारों और किसानों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो क्या किया? सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। इस महंगाई से जो है वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। कौन कौन? तो मजदूर, दस्तकार और किसान।
आ गया। ये युद्ध के दौरान इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था संकट से घिर गई। जब इंग्लैंड का ही अर्थव्यवस्था संकट में है तो भारत पर जिसने कब्जा करके रखा वो तो और बर्बाद होगा ना। तो वो क्योंकि वो लूट के भारत से ही अपने देश में पुरा रहा। बात समझ गई। भारत में होने वाला उनका आयात रुक गया, जिसके कारण भारतीय उद्योग धंधे फले फूले। और भारत वहाँ जब उद्योग धंधा चौपट हो गया इंग्लैंड में, तो वहाँ से जो माल भेजता था वो रुक गया। जैसे माल वहाँ से आना रुक गया, बस भारत का जो धंधा था वो उभर के सामने आने लगा। पुनः भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ा। भारतीय ठीक है कहाँ पर थे, घिर गया अर्थव्यवस्था संकट से, जिसके कारण फले फूले। भारतीय उद्योगपतियों का एक वर्ग इस स्थिति में उदित हुआ और भारत में भी उद्योगपति जो है उभर कर आए। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ फिर स्थिति बदल गई। पुनः भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ा। भारतीय उद्योगपति सरकार से चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के आयात पर सरकार भारी शुल्क लगाए ताकि उनका घरेलू उद्योग धंधा बढ़े। तो जो है भारत के उद्योगपति क्या चाहते थे कि विदेश से जो वस्तु आए उस पर शुल्क लगाइए, कहरा शुल्क लगाइए, ताकि भारत का उद्योग धंधा जो है उभर कर सामने आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भला अंग्रेज अपने ऊपर करने वाले थे ऐसा, वो क्या अपने ऊपर शुल्क लगाते? नो। इस परिस्थिति में उन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा दबाव बनाकर ही यह प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेज वैसे हमारी बात नहीं सुनेंगे, इनको आंदोलन के द्वारा ही दबाया जा सकता है। प्रथम महायुद्ध ने भारत सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावना को प्रबल बनाया। ठीक है, पूरे एशिया में और अफ्रीका में भी फैल गया। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक नया युग आरंभ करने का वचन दिया था। ठीक है, तो युद्ध तक जब भी था तो वो सब राष्ट्र को अपने जहाँ उनको अपना जो है उपनिवेश बनाए हुए थे, सब उपनिवेश में सारे राष्ट्र बोल रहे थे कि आप जो है अभी अस्थिर रहिए कुछ दिन, हम अभी युद्ध में है, मुश्किल में है, कुछ दिन शांत रहिए, फिर आपको फ़ायदा देंगे, अलग करेंगे या आज़ाद करेंगे। इस ढंग का सारे यूरोप के देश अपने अपने उपनिवेश वासियों को आश्वासन दिए हुए थे, मगर बाद में वो ऐसा किए नहीं। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना उपनिवेश खत्म करने के बजाय उस पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया और उसका उल्टा काम किया। जो उन्होंने वादा किया था उसका उल्टा किया और कठोर नियंत्रण भी किया और उसको लूटने भी लगे तेजी से। क्यों? जो उनके देश में घटा वो वहीं से पूरा करने लगे। कोई दिक्कत भी? आगे बढ़िए। भारत में इसका उदाहरण रोलेट एक्ट 1919 में पारित था, जिसमें किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकता था अंग्रेज। इसी कानून का विरोध के क्रम में तो रोलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोलेट एक्ट में क्या प्रावधान है कि किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर लेगा अंग्रेजी सेना। जेल में जिस भी भारतीय को अंग्रेज को मन किया कि इसको पकड़ ले, उसको पकड़ लेगा बिना कोई मुकदमा का, बिना कोई। यही था रोलेट एक्ट। इसका जो है इसी कानून के विरोध के क्रम में 13 अप्रैल 1919 का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो जलियांवाला बाग क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को इसी रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जो है लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कहाँ? जलियांवाला बाग में। और वो शांतिपूर्ण चुपचाप मीटिंग कर रहे थे और जनरल डायर ने क्या किया, वहाँ पर एक ही गेट था, बीच में एक कुआं था, और जनरल डायर अंदर घुस गया और गेट बंद कर दिया और सभी शांतिपूर्ण जो मीटिंग कर रहे थे, भारतीय लोग सभा कर रहे थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा अंग्रेजी सरकार। उसमें हजार लोग मारे गए। कहाँ? जलियांवाला बाग। कहाँ पर है? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। जिसका बदला उधम सिंह ने जो है सो उसको जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके गोली मार दिया। क्या किया? उधम सिंह ने उसका बदला लिया। वो उसको जो अंग्रेजी सरकार जैसे वो ये कांड कर दिया, अंग्रेजी सरकार उसको इंग्लैंड भेज दिया। लेकिन एक महान भारतीय उधम सिंह थे, वो तब भी आराम नहीं किए, वो इंग्लैंड जाके उसको गोली मार दी और पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लग गया। कब? 13 अप्रैल 1919 प्रसिद्ध जलियांवाला हत्याकांड के बाद। कोई दिक्कत हुई? पंजाब में लोगों पर पाशविक अत्याचार होने लगा। पाशविक माने पशु के समान उनको मारा पीटा जाने लगा। जिस तरह से पशु के साथ व्यवहार किया जाता है
उस तरह से भारतीय लोगों के साथ व्यवहार किया जाने लगा। महायुद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर उठी, उससे प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सरकार ने शासन में कुछ सुधार करने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन भारत में जो राष्ट्रवाद उठ रही थी उससे डर कर, उससे संभल कर अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भारत में कुछ सुधार करना होगा, इनका भी कुछ सुनना होगा, वरना ये इस तरह से अंत में आज़ादी पर अड़ ही जाएंगे। तो जो है जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम के नाम जाना जाता है। तो भारतीयों को शांत कराने के लिए, चुप कराने के लिए उन्होंने क्या किया, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना लेकर आए भारतीयों के लिए। इस प्रस्ताव में तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना में क्या क्या था, इस प्रस्ताव में प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया और निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनकर आए। तो क्या किया गया, प्रांतीय विधायकों को जो है प्रांतीय विधायी परिषदों को आकार बढ़ा दिया और किया गया कि वे जो है इससे चुनकर आवे यहाँ भारतीय लोग। केंद्र में दोनों सदनों, लेजिस्लेटिव असेंबली निचले सदन और काउंसिल ऑफ स्टेट्स उच्च सदन, उस समय अंग्रेजों के समय में काउंसिल ऑफ स्टेट जो है उच्च सदन था और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या था, निचला सदन था। लेजिस्लेटिव असेंबली निचला सदन था। में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, मगर भारतीय राष्ट्रवादी इन मामूली छूटों से बहुत आगे बढ़ चुके थे। मगर भारतीय राष्ट्रवादी क्या बोलते थे, ये सब से हम कुछ सुनने वाले हैं नहीं, हमको सीधा आज़ाद कीजिए, अब अपने देश जाइए, अपने देश सीधा। और स्वराज या राजनीति की छाया मात्र से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। अतः वे लोग निर्णायक राजनीतिक संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए। वे तैयार हो गए कि अंग्रेज ऐसे बात हमारा सुनेंगे नहीं, हम संघर्ष जब तक नहीं करेंगे, उनको नरम दल और गरम दल दोनों मिल के एक साथ, तब तक ये हमको अलग होने वाले, आज़ाद करने वाले है नहीं। ये बढ़िया से वो समझ चुके थे। ठीक है, इस क्लास में रहने दो।